तो अब हम करेंगे रे ऑप्टिक्स या ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। सबसे पहले मीट 16 फेज 2 का इक्वेशन, टू आइडेंटिकल ग्लास इक्वी कॉन्वेक्स लेंसेस और फोकल लेंथ एफ। दो इक्वी कॉन्वेक्स लेंसेस दिए हुए। इक्वी कॉन्वेक्स मतलब जिसके दोनों सरफेसेस के रेडियाई ऑफ कर्वेचर्स इक्वल होते हैं, और ये ग्लास का बना हुआ है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है ग्लास का 3/2, फोकल लेंथ एफ दी हुई है, आर केप्ट इन कॉन्टैक्ट। द स्पेस बिटवीन द टू लेंसेस इज फिल्ड विद वाटर, म्यू डब्ल्यू इक्वल्स टू 4/3, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन इज, तो ये मिक्सिंग किया हुआ है दो चीजों का। एक तो लेंस मेकर्स फॉर्मूला से दोनों की अलग अलग फोकल लेंथ फाइंड करेंगे, और थिन लेंसेस इन कॉन्टैक्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, तो हमको रिजल्टेंट लेंस की या कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ मिलेगी। तो अब हमको इस तरह की ये सिचुएशन दी हुई है, दो हैं ऐसे इक्वी कॉन्वेक्स लेंसेस और वो कॉन्टैक्ट में रखे हैं। मैंने जानबूझ के थोड़ा सा उनको उनमें स्पेसिंग दिखाया है ये बतलाने के लिए कि ये बीच की जो स्पेस है ये वाटर से फिल कर दी है। मतलब एक्चुअली ये तीन लेंसेस हैं, दो इक्वी कॉन्वेक्स लेंसेस ग्लास के और एक वाटर का इक्वी कॉनकेव लेंस। तो हमको बस इन तीनों की फोकल लेंथ अलग अलग निकाल देनी है। पहले हम निकालेंगे इक्वी कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ, उसी तरह का ये लेंस हो जाएगा दूसरा, और ये तीसरा लेंस ये इक्वी कॉनकेव। तो सबसे पहले काम करते हैं इक्वी कॉन्वेक्स लेंस के लिए। तो ये मानते हुए कि ये जब एयर में प्लेस्ड होंगे तो इनकी फोकल लेंथ क्या होगी ये जानेंगे। तो 1/f ये मैं लगा रहा हूं लेंस मेकर्स फॉर्मूला। यहां क्या आता है तो हमेशा ध्यान रखें कि ये होता है m/μl, मतलब लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग मीडियम। ग्लास लेंस है, एयर में प्लेस्ड है, तो यहां आएगा a/μg ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, -1 इंटू 1/r1 -1/r2। अब इसमें R1 R2 को हम साइन के साथ में पुट करते हैं। हम बात किसकी कर रहे हैं? इक्वी कॉन्वेक्स लेंस की। वो इस तरह का दिखलाई देगा। ये इसके रेडियाई ऑफ कर्वेचर्स किसका बना हुआ है? ग्लास का। 3/2 किस में रखा है? एयर में। फोकल लेंथ निकालते हैं। 1/f इक्वल्स टू, यहाँ क्या आएगा? a/μg, क्योंकि ग्लास का है, एयर में प्लेस्ड है, तो 3/2 -1 इंटू 1/r1। तो लेफ्ट साइड से जो पहले सरफेस आती है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में पॉजिटिव, तो यहाँ r डाल देंगे, माइनस यहाँ क्या आएगा R2 में, तो ये इधर मेजर होगा, ये वाला r इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर इंसिडेंट रे के ऑपोजिट डायरेक्शन में, -r यानी +r हो जाएगा। बस इसको सॉल्व कर देते हैं। 1.5 में से 1 गया तो हाफ, और ये 1/r इज 2/r, सो वी गेट 1/f इज इक्वल्स टू 1/r। से दिस इज 1। ये आई है दो लेंसेज 1 और 2 की फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल। ये ध्यान रखेंगे दोनों लेंसेज आइडेंटिकल हैं, 1/r। साथ में हमको r इक्वल्स टू f ये एक रिलेशन भी मिल गया है कि इक्वी कॉन्वेक्स लेंस का रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ के बराबर होता है। अब काम करेंगे हम इक्वी कॉनकेव के लिए। इक्वी कॉनकेव तो कोई जल्दबाजी नहीं, बड़े आराम से सॉल्व करना चाहिए। जरा सी गलती भारी पड़ सकती है, कोई जल्दी नहीं, जल्दबाजी करने से कुछ नहीं होता। बहुत पेशेंस रखते हुए आराम से सॉल्व करो। करेक्टली सॉल्व करना बहुत जरूरी है। तो इक्वी कॉनकेव लेंस के लिए अब मान लेता हूं मैं उसकी फोकल लेंथ f'। यहाँ क्या आएगा? यहाँ आएगा a/μl। फिर से लेंस के मटेरियल, मतलब किसका बना है वो? 4/3 का, पानी का। हवा में रखकर मानेंगे उसे, अभी ग्लास के अंदर है, हालांकि हम अलग से उसे मान रहे हैं कि ये है वो इक्वी कॉनकेव लेंस। किसका बना हुआ? वाटर का, प्लेस्ड इन एयर। तो 1/f' इज इक्वल टू, यहाँ क्या आएगा? तो यहाँ आएगा 4/3, 4/3 -1। अब इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर ये r, और ये R1 R2 कह देते हैं अभी। R1 कैसा होगा? r के बराबर नेगेटिव, R2 r के बराबर पॉजिटिव। ये वैल्यूज वहां पुट करेंगे। 1/r1 इज -r, R2 इज r, 4/3 -1 इज 1/3। ये कितना होगा? -2/r, -2/r, 1/f'। ये आ गया
इक्वी कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल। अलग से अभी फोकल लेंथ निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि अब जब हम लेंसेस इन कॉन्टैक्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, लेंसेस इन कॉन्टैक्ट, थिन लेंसेस इन कॉन्टैक्ट का फॉर्मूला, तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल उन तीनों लेंसेस की फोकल लेंथ के रेसिप्रोकल्स के सम के बराबर होगा, 1/f1 इसकी फोकल लेंथ प्लस 1/f2 ये इसकी फोकल लेंथ और 1/f3। f1 f2 हमने ये मान रखे हैं f और f3 इज सपोज टू बी f डैश। बस ये वैल्यूज यहां पर सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, तो 1/f1 मतलब 1/f, मैं फिर से लिख देता हूं 1/f प्लस 1/f प्लस 1/f डैश। दीज टू f करस्पॉन्ड्स टू इक्वी कॉन्वेक्स लेंस और वो f डैश जो है वो इक्वी कॉनकेव लेंस का है। आगे बढ़ते हैं, 1/f बराबर कितना आया यहां से, 2 से 2 कैंसिल हो गए, 1/r प्लस 1/r एंड 1/f डैश इज ये -2/3r, तो माइनस हो जाएगा -2/3r। अब एलसीएम कितना 3r, यहाँ क्या आएगा 3 प्लस 3 -2, 6 - 2 इज 4/3r। ये आ गई रिजल्टेंट लेंस की फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल है। ये हमको चाहिए फोकल लेंथ, तो कैपिटल F बराबर होगा 3r/4 आई मीन सॉरी। और कैपिटल R कितना है, तो हमने कैपिटल R यहां से निकाल रखा है इस इक्वेशन से। कैपिटल R इज इक्वल टू F, वो यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सो आंसर इज 3f/4। तो 3f/4 इसका करेक्ट आंसर है। फोर्थ, यहां गलती हो सकती है 4f/3 में गलती हो सकती है, बाकी ये तो रूल आउट हो जाएंगे, सो आंसर इज डी। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये नीट 16 फेज 2 का ही एक और क्वेश्चन, ये है बेस्ड रियल डेप्थ अपैरेंट डेप्थ पर। तो रियल डेप्थ अपैरेंट डेप्थ का सवाल जब भी आता है तो हम स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगाने की कोशिश करते हैं और उलझन में आकर कई बार गलती हो जाती है। तो मेरी सलाह यह है कि जब भी रियल डेप्थ अपैरेंट डेप्थ का सवाल आए तो हमको बेसिक्स पे जाना चाहिए। स्नेल लॉ से वो आसानी से सॉल्व हो जाता है। मैं क्या कहना चाहता हूँ अभी मैं आपको यहाँ एग्जाम्पल से बता रहा हूँ, इसी को सॉल्व करके आपको समझाता हूँ कि मैं क्या आपसे कहना चाह रहा हूँ। क्या दिया हुआ है हमको, एन एयर बबल इन अ ग्लास स्लैब विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। एक ग्लास स्लैब दी हुई है और उस ग्लास स्लैब में एक एयर बबल है। ये ग्लास स्लैब, मान लो इसकी लेंथ है L, ये ग्लास स्लैब और उसके अंदर एक एयर बबल है। सपोज ये एयर बबल, इसकी बात हम कर रहे हैं, इस एयर बबल की। इज 5 सेंटीमीटर डीप व्हेन व्यूड फ्रॉम वन सरफेस, मतलब सरफेस 1 की तरफ से जब इस एयर बबल को देखा जाता है तब ये एयर बबल 5 सेंटीमीटर पर अपीयर होता है। तो अब यहां से सोचें कि जब ये देख रहा है आदमी, कहां पर है ये एयर में, मतलब रेयर मीडियम, रेयर मीडियम में ऑब्जर्वर है और डेंसर मीडियम में ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट इन डेंसर मीडियम सीन फ्रॉम ऑब्जर्वर इन रेयर मीडियम, तो जहां होगी वहां नहीं दिखेगी। आपने पढ़ा हुआ है फिश के केस में कि पानी की मछली जब हवा से देखी जाती है यहां से, तो वो जहां होती है वहां नहीं बल्कि कुछ ऊपर उठकर दिखाई देती है। यहां होगी, ये होती है उसकी रियल डेप्थ और ये होती है उसकी अपैरेंट डेप्थ। तो पहले हम मान लेते हैं कि एयर बबल मान लो x डिस्टेंस पर है, सपोज x डिस्टेंस पर है, और जब इधर से उसे देखा जाता है तो 5 सेंटीमीटर पर अपीयर होता है। तो अभी तो आप कहीं भी मान लो उसको 5 सेंटीमीटर इस तरफ या उस तरफ, जैसी आपकी इच्छा। मान लो यहां पर दिखलाई देता है, यहां है और यहां दिखाई देता है, उसकी इमेज यहां पर फॉर्म होती है कितने पर, 5 सेंटीमीटर पर। ये पहली जानकारी उसने दी है। फिर पढ़े सवाल को, एन एयर बबल इन ग्लास स्लैब विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 is 5 centimeter deep when viewed from one surface and 3 centimeter deep when viewed from the opposite side। अब इसी एयर बबल को जब इस तरफ से देखते हैं तो वो दिखलाई पड़ता है 3 सेंटीमीटर पर। अब इतना अभी आवश्यक जो जानकारी थी वो हमको मिल गई है। अब हम करेंगे क्या, ऐसे सवालों को इस तरह सॉल्व करते हैं। देखिए, जब हम सरफेस 1 से देखेंगे, सरफेस 1 की तरफ से देखें
तब एक फॉर्मूला आप हमेशा याद रखो, μ1/μ2 इज इक्वल टू h1/h2। रियल डेप्थ अपैरेंट डेप्थ का हर सवाल इससे बन जाएगा, ग्लास स्लैब का हर सवाल इससे बन जाएगा। इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूं। μ1 मतलब क्या होता है? μ1 मतलब जिस मीडियम में इंटरफेस पर टकराने से पहले जिस मीडियम में होंगी लाइट रेज उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और μ2 मतलब टकराकर जिस मीडियम में आएंगी वो μ2। h1 ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और h2 इमेज की डिस्टेंस। मैं भी आपको समझाता हूं कैसे इसको लगाएंगे। मान लो हम इस सरफेस पर लगा रहे हैं, तो अब रेस कैसे जाएंगी? बबल से उस ऑब्जर्वर की तरफ। तो इंटरफेस पर टकराने के पहले वो किस में रही? ग्लास में, वो यहां आ जाएगा 1.5। किस में आई? वो है μ2 मतलब एयर। आप चाहें तो इसे उल्टा लिख सकते हैं, μ2/μ1 इज इक्वल टू h2/h1। ये भी, इससे भी काम चलेगा, नो प्रॉब्लम। μ2/μ1 इज इक्वल टू h2/h1। μ2 मतलब टकराकर जिस मीडियम में लाइट रेज आती हैं, मतलब जब बबल से ऑब्जर्वर की तरफ गई तो इंटरफेस पर टकराकर जिसमें आई वो है एयर, तो μ2 विल बी 1। हम सरफेस 1 पर काम कर रहे हैं। अपॉन μ1 मतलब जिस मीडियम में थी इंटरफेस पे टकराने के पहले, दैट इज 1.5। तो 1/1.5 इज इक्वल्स टू, अब क्या? अब आएगा h2। h2 मतलब जहां वो दिखाई पड़ती हैं, दैट इज 5, और वो इंसिडेंट रे के ऑपोजिट। इधर नापेंगे इंटरफेस से डिस्टेंस, तो हम यहाँ -5 ले सकते हैं। जरूरी बात नहीं है, आप छोड़ भी सकते हैं। माइनस डायरेक्शन को बताता है कि जो इमेज डिस्टेंस है या इमेज फॉर्म हुई है वो इंसिडेंट रे के ऑपोजिट में हुई है। -5 अपॉन h1। h1 हमने क्या माना हुआ है? ये x, तो यहां से x आ जाएगा आपके पास में -7.5 सेंटीमीटर। माइनस, अब खुलासा हुआ क्या? क्या बात हमको पता लगी कि वो 5 सेंटीमीटर पर दिखलाई पड़ता है और होता कितने पर है? 7.5 सेंटीमीटर पर। तो ये आ गया, ये माइनस साइन फिर इससे गड़बड़ नहीं करेंगे। माइनस साइन आप चाहें तो रिमूव कर दें, सिर्फ डायरेक्शन का है, सिर्फ डायरेक्शन का। आप चाहें तो ना लें सॉल्व करते समय। अब सरफेस 2 पे काम करेंगे। अब सरफेस 2 पर काम करेंगे तो फिर से वैसा ही सोचेंगे। इंटरफेस पे टकरा के किस में आई? एयर में, तो 1 अपॉन किस में थी? 1.5। फिर बोला उसने कि 3 सेंटीमीटर पर दिखाई पड़ी। 3 सेंटीमीटर पर दिखाई पड़ी मतलब इमेज 3 सेंटीमीटर पर बना। हमको चाहिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यहां चाहिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होगा यहाँ से x की टर्म्स में? क्योंकि हमने ये माना l, तो ये होगा l माइनस x के बराबर। अब हम साइन के साथ नहीं लिख रहे हैं, ध्यान देंगे, हम साइन के बगैर लिख रहे हैं। बस l माइनस एक्सेस, यह आया 4.5 सेंटीमीटर। x की वैल्यू आपको 7.5 पता है, यहाँ डाल देंगे। 7.5 प्लस 4.5, 7 और 4 11, मतलब 12 सेंटीमीटर आंसर हो गया। यानी स्लैब की लेंथ कितनी है? 12 सेंटीमीटर, एंड सो सी इज करेक्ट। मैं आपको एक बार और बता दूं कि ये फॉर्मूला लगाया करें रियल डेप्थ अपैरेंट डेप्थ के सवालों में। μ2 मतलब इंटरफेस पे टकरा के जिस मीडियम में लाइट रे आई वो μ2। μ1 मतलब इंटरफेस पर टकराने के पहले जिस मीडियम में थी। h2 इज इमेज डिस्टेंस, h1 इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सभी डिस्टेंसेस इंटरफेस से, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में पॉजिटिव, ऑपोजिट नेगेटिव। और आपको अभी भी इसमें तकलीफ हो तो मैंने कुछ रे ऑप्टिक्स के वीडियोस पहले डाले हुए हैं, वो ऑप्टिक्स के आप वीडियोस देख लेंगे यदि आपके पास समय है तो उनको एक बार अच्छे से देख लें। उसमें किए हुए प्रॉब्लम्स को भी एक बार सॉल्व कर लेंगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये नीट 16 फेज 2 का ही क्वेश्चन, डिफेक्ट्स ऑफ विजन पर। अ पर्सन कैन सी क्लियरली ऑब्जेक्ट्स ओनली व्हेन दे लाई बिटवीन 50 सेंटीमीटर एंड 400 सेंटीमीटर फ्रॉम हिज आईज। In order to increase the maximum distance of distinct vision to infinity, the type and power of the correcting lens the person has to use will be। तो मैं आपको याद दिला दूं कि जो नॉर्मल विजन होता है, नॉर्मल विजन का नियर पॉइंट कहाँ होता है? 25 सेंटीमीटर पर। और फार पॉइंट कहाँ होता है? इन्फिनिटी। मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, दिस इज मिनिमम डिस्टेंस ऑफ या लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। और ये एक नॉर्मल विजन की रेंज होती है। और ये जो डिफेक्टिव आई है जिसकी बात हो रही है इस पर्सन की, उसकी रेंज ये हो गई है फ्रॉम 50 सेंटीमीटर टू 400। मतलब उसका नियर पॉइंट
वो दूर चला गया है, 40 सेंटीमीटर पर आ गया है, और फार पॉइंट पास आ गया है कितने पर, सॉरी ये 50 सेंटीमीटर है और ये 400 सेंटीमीटर पर आ गया है। ये है उस मायोपिक आई की बात, बल्कि उसे दोनों तरह के डिफेक्ट आ गए, उसका फार पॉइंट भी खिसक गया है और नियर पॉइंट भी खिसक गया है। मतलब ये तो प्रेसबायोपिया वाला केस है, नियर पॉइंट भी दूर चला गया है, फार पॉइंट पास आ गया है। फार पॉइंट पास आ जाए तो हम बोलते हैं मायोपिया हो गया, नियर पॉइंट दूर चला जाए तो हम बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया हो गया या फार साइटेडनेस आ गया। तो इसे तो दोनों डिफेक्ट हैं। तो आगे क्या कह रहा है, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन टू इंफिनिटी, मतलब ये 400 सेंटीमीटर को इंफिनिटी बनाना है, 400 सेंटीमीटर को इंफिनिटी बना देना है। तो इन अदर वर्ड्स ये कहना चाह रहे हैं कि इंफिनिटी पर रखी हुई ऑब्जेक्ट की इमेज 400 सेंटीमीटर पर बन जाए, ऐसा कोई लेंस उसे इस्तेमाल करना पड़ेगा। मतलब ही वॉन्ट्स टू सी द इमेजेस ऑब्जेक्ट्स एट इंफिनिटी एंड ही कैन सी ऑब्जेक्ट्स नॉट बियॉन्ड 400 सेंटीमीटर। मतलब ये वो चाहता है और ये वो कर सकता है। तो हम ऐसा लेंस लगाएंगे जो इंफिनिटी पर रखी हुई ऑब्जेक्ट की इमेज को 400 पर बना दे। मतलब ये हो जाएगा u और ये हो जाएगा v। तो अब ये डिफेक्ट ऑफ विजन जैसा कुछ नहीं रहा, ये तो लेंस फॉर्मूले से ही सॉल्व हो जाएगा आराम से। 1/f यूज करेक्टिंग लेंस की फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1/v। v विल बी -400 सेंटीमीटर, u वुड बी, ये 400 है, -1/u, u विल बी माइनस इन्फिनिटी। वैसे तो ये टर्म 0 हो गई, तो फोकल लेंथ आ गई -400 सेंटीमीटर। मतलब 400 सेंटीमीटर का लेंस होना चाहिए। नेगेटिव बता रहा है कि वो कॉनकेव लेंस होना चाहिए। मतलब इधर बी इज करेक्ट और बी और सी इनमें से कोई एक आंसर है, क्योंकि ये नेगेटिव आ रहे हैं और लेंस है कॉनकेव। अब ये पार की बात हो रही है। पार क्या होती है, अब हमको फोकल लेंथ मिली है सेंटीमीटर में, तो पार इन डायोप्टर इज इक्वल टू होता है ऑन फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर, और इसे साइन के साथ डालेंगे तो पार भी नेगेटिव आएगी। कितनी आ रही है ये, 1/4, मतलब -2.5 डायोप्टर। इस पार का उसे लेंस लगाना चाहिए, एंड सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। और इसका एक बार आप रे डायग्राम भी देख लेना, किस तरह से हम इस डिफेक्ट को रिमूव करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब ये नीट 16 फेज 2 का क्वेश्चन, रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म पर द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर अ रे ऑफ लाइट एट अ रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ अ प्रिज्म इज 45 डिग्री। क्या गिवन है, एंगल ऑफ इंसिडेंस I इक्वल्स टू 45 डिग्री। द एंगल ऑफ प्रिज्म इज 60 डिग्री। Angle A is given to be 60 degree. If the ray suffers minimum deviation through the prism, the angle of minimum deviation and refractive index of material of the prism respectively are. तो मैं आपको याद दिला देता हूँ, प्रिज्म से जब रिफ्रैक्शन होता है तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस I, फिर दो जो एंगल्स यहाँ फॉर्म होते हैं R1 और R2, ये कहलाते हैं एंगल्स ऑफ रिफ्रैक्शन, और ये होता है एंगल ऑफ एमर्जेंस। इसको आगे एक्सटेंड करो, इसको पीछे, तो यहाँ जो एंगल फॉर्म होता है ये एंगल ऑफ डिविएशन, ये एंगल ऑफ प्रिज्म। तो ये अब मेरे को आपको बताना क्या है, बताना यह है कि प्रिज्म से रिफ्रैक्शन जब होता है तो रिफ्रैक्शन की दो जनरल इक्वेशंस होती हैं, उनको हम इस तरह याद रखेंगे। प्रिज्म से बाहर बनने वाले ये दोनों एंगल्स का सम, ये सिर्फ याद आ जाए आपको, इसलिए I प्लस ई इज इक्वल टू A प्लस डेल्टा। एक इक्वेशन ये होती है। दूसरी इक्वेशन होती है A इज इक्वल टू R1 प्लस R2। एंगल ऑफ प्रिज्म इज सम ऑफ एंगल्स ऑफ रिफ्रैक्शन। ये दो बातें। अब जब मिनिमम डिविएशन का एंगल यहाँ फॉर्म हो रहा होता है, उसकी पहचान ये है कि रिफ्रैक्टेड रे बेस से पैरेलल होती है, इस तरह पास होती है पैरेलल। और जब एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन हो रहा होता है तब क्या क्या होता है, तो I के बराबर, R1 R2 के बराबर होता है। ये शर्त है उसकी
एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन की कंडीशंस हैं, I इक्वल्स टू ई, R1 इक्वल्स टू R2, और ये रिफ्रैक्टेड रे इसके सिमेट्रिक होती है ना, पैरेलल होती है बेस से। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमसे पूछा दिया हुआ है I और A, हमको बताना है एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन। तो हम सीधे यहाँ आए इस इक्वेशन पर, ये तो जनरल है, I प्लस ई इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा, है तो हमेशा सही है। और मिनिमम डिविएशन के केस में हमको करना ये पड़ेगा कि इन दोनों को I लिख लेना पड़ेगा। अब हमें I भी पता है, यहाँ से A भी मालूम है, डेल्टा M कैलकुलेट हो जाएगा। 2I मतलब 90 इज इक्वल टू 60 प्लस डेल्टा M, दिस गिव्स डेल्टा M टू बी 30 डिग्री। एक आंसर तो आ गया, डेल्टा M इज 30 डिग्री, मतलब इधर A और C इज करेक्ट। आगे पूछा है हमसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए स्नेल लॉ लगा दें। एक और बात, उसके पहले स्नेल लॉ लगाने के पहले A इज इक्वल टू हम 2R लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि R1 R2 बराबर होते हैं। A इज इक्वल टू 2R और A इज गिवन टू बी 60, R इन दिस केस इज 30 डिग्री। अब एक बार I मिल गया, I मिल गया और R मिल गया, तो इस इंटरफेस पर स्नेल लॉ लगा देते हैं। A म्यू जी एयर टू ग्लास रिफ्रैक्शन होने पर स्नेल लॉ से हम यहाँ क्या लिखेंगे, साइन I मतलब साइन 45 अपॉन साइन R साइन 30। अब साइन 45 इज 1/√2, साइन 30 इज 1/2, रेसिप्रोकेट होके 2/√2 यानी √2 आ गया। यानी हमारा दूसरा आंसर भी आ गया, यानी ऑप्शन ए या सी में से कौन सा करेक्ट है? ए। यह है डेल्टा एम की वैल्यू और ये प्रिज्म के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंड सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब ये नीट 16 फेज 1 का क्वेश्चन, और ये दिखने में इतना भयानक है, बाकी है बहुत आसान। मैच द करस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऑफ कॉलम 1 विथ कॉलम 2 where M is magnification produced by the mirror। अब दो मिरर्स की बात यहां पर हुई है, कॉन्वेक्स और कॉनकेव, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज। तो हम रिकॉल करें कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। कॉन्वेक्स मिरर के बारे में आपको ये पता होगा कि इससे मिलने वाली इमेज हमेशा ही कैसी होती है? डिमिनिश्ड, वर्चुअल, इरेक्ट, बिहाइंड द मिरर। ऐसा यदि आपको याद आ जाता है, जब आप बोलेंगे डिमिनिश्ड तो M कैसा होना चाहिए? वो 1 से कम होगा और पॉजिटिव होगा। 1 से कम और पॉजिटिव, केवल ये दिखाई पड़ रहा है, यानी कॉन्वेक्स मिरर के करस्पॉन्डिंग तो ये बात ही लागू होगी। और दूसरी कौन सी बात लागू होगी? वर्चुअल या रियल, तो वो होती है वर्चुअल। ये मैचिंग हो जाएगी कॉन्वेक्स मिरर के साथ में, मतलब इस D के करस्पॉन्डिंग तो A और D होना चाहिए। अब D के करस्पॉन्डिंग इसमें देख लें, D के करस्पॉन्डिंग B और C एंड D ये गलत हो रहे हैं, A एंड D होना चाहिए, मतलब ये और ये, मतलब इन दोनों में से कोई एक सही है। आगे बढ़ें, अब कॉनकेव मिरर की बात करें तो कॉनकेव मिरर में ये वर्चुअल तो वर्चुअल मिलती है, ये माइनस होना मतलब रियल भी मिलती है। तो कॉनकेव मिरर के करस्पॉन्डिंग ये भी सही है, रियल एनलार्ज्ड, ये भी सही है, रियल डिमिनिश्ड, ये वर्चुअल और कैसी है? ये वर्चुअल है, इरेक्ट है और एनलार्ज्ड है, ये भी पॉसिबल है। और रियल यानी बी ए के करस्पॉन्डिंग ये भी सही है और इसके ही करस्पॉन्डिंग ये भी सही है। यदि हम निशान इस तरफ लगा रहे हैं तो ये रियल का केस है, ये भी रियल का केस है, ये वर्चुअल का केस हो जाएगा। बस अब आप इस तरह मैचिंग कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे इसकी बात करें M-2 इसमें पॉसिबल है ही नहीं, कॉनकेव में मिलेगा, और माइनस होना मतलब रियल, तो ए के करस्पॉन्डिंग B और C होना चाहिए। तो मुझे ये दिखाई पड़ रहे हैं B और C, तो सिर्फ 2 का चेक लगा के भी आप आंसर इसको कर सकते हैं। अदरवाइज अब आप थोड़ी प्रैक्टिस करो, इसमें से मालूम करो, आपको आ जाएगा समझ में। तो 2 यदि मैच हो रहे हैं तो ये करेक्ट ऑप्शन है, आगे बढ़ जाएंगे। तो मैंने सिर्फ इतना आपसे कहा, इतना याद रखने के लिए कि कॉन्वेक्स मिरर में
केवल इमेज कैसी होती है, वो होती है वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड। कॉनकेव में हर तरह की पॉसिबिलिटी है, रियल भी, वर्चुअल भी, इरेक्ट भी, इन्वर्टेड भी, डिमिनिश्ड, एनलार्ज, सेम साइज, सब कुछ पॉसिबल है। और अब ये सवाल कभी आया तो ये लेंस के साथ बना कर दिया जा सकता है, इसी तरह का मैचिंग। तो आप इसकी प्रैक्टिस करें, हम आगे बढ़ रहे हैं। अब ये नीट 16 फेज 1 का ही क्वेश्चन है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स पर बेस्ड। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की बात हो रही है। एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हैज ऑब्जेक्टिव आईपीस ऑफ फोकल लेंथ 40 and 4। तो ये ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ है, मतलब FO दिया हुआ है, FE दिया हुआ है, दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों कॉन्वेक्स लेंसेज हैं। टू व्यू एन ऑब्जेक्ट 200 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव द लेंसेज मस्ट बी सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस। तो जब कुछ नहीं कहा जाता, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हो और कुछ नहीं कह रहे हैं, तब हमको समझना चाहिए कि हम इसे यूज कर रहे हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप को नॉर्मल सेटिंग में। अनलेस स्टेटेड, हमको नॉर्मल सेटिंग मानते हुए काम करना है, मतलब इमेज फॉर्म हो रही है इन्फिनिटी पर, यानी वो रिलैक्स्ड स्टेट में है आई, जो ऑब्जर्वर है उसकी आई रिलैक्स्ड स्टेट में है। अब क्या दिया हुआ है हमको, यह है ऑब्जेक्टिव और ये आई पीस, और इनके बीच की सेपरेशन पूछी हुई है। इसको लेंथ ऑफ ट्यूब भी कहते हैं, तो लेंथ ऑफ ट्यूब कहा जा सकता है अगली बार। इसकी फोकल लेंथ दी हुई है 40 सेंटीमीटर, यह है ऑब्जेक्टिव लेंस LO, और यह है आई पीस, और इसकी फोकल लेंथ 4 सेंटीमीटर गिवन है, और इसके सामने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 200 सेंटीमीटर पर। अब फॉर्मूले रिकॉल करने की जरूरत नहीं है, इस तरह के सवालों को हम रे डायग्राम से ही कर सकते हैं, या अलग अलग दोनों लेंसेस को डील करके काम किया जा सकता है। तो होगा क्या कि इसके सामने 200 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो हम पहले पता करें कि इसने इमेज कहाँ फॉर्म किया। कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ पॉजिटिव, 1/f इज इक्वल टू 1/VO कह लेते हैं इसे, 1/VO माइनस 1/U, U इज 200 माइनस 200, क्योंकि इंसिडेंट रे के ऑपोजिट इस तरह जा रही होंगी रेज, सो ऑपोजिट, तो ये प्लस हो जाएगा। इसको 200 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ आ गया 5 इज इक्वल टू 200/VO प्लस 1, ये उधर जाता है, 5 माइनस 1 इज 4, VO इज 200/4, यानी 50 सेंटीमीटर पर इसकी इमेज फॉर्म हो जाएगी, यानी यहाँ कहीं इमेज फॉर्म होगी। ये इमेज फॉर्म कर दी। अब क्या करना है, ये किसकी इमेज है, ये ऑब्जेक्टिव की इमेज है, ये ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्टिव की इमेज, और ये ऑब्जेक्टिव की इमेज इसके लिए करती है ऑब्जेक्ट का काम, और इससे फिर से रेज इस तरह से ट्रेवल होती हैं और फिर ऐसी हो जाती हैं। ये कितना आया है डिस्टेंस, ये तो अभी हमने कैलकुलेट किया, ये है 50 सेंटीमीटर। और यदि ये रेज पैरेलल हो गई हैं, इन्फिनिटी पर मीट हो रही हैं, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, तो ये लेंस की फोकल लेंथ के बराबर होगी, यानी दिस इज 4 सेंटीमीटर। बस ये 4 सेंटीमीटर, तो लेंसेस के बीच की सेपरेशन कितनी हो गई, 54 सेंटीमीटर, यानी आंसर इज सी। तो इस तरह हम लेंस, दोनों लेंसेस को अलग अलग डील करके इसकी इमेज उसकी ऑब्जेक्ट ऐसा सोचते हुए काम करके आंसर फाइंड आउट कर लेते हैं। मतलब वो फॉर्मूले हमेशा हमें यूज करना ऐसा जरूरी नहीं है, हम इस तरह भी उसे सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे।